वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज डेट है जून 9 2025 और इंडियन एक्सप्रेस के तीन कुछ अच्छे आर्टिकल्स आज हमको यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस करना है। पहला जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है गारमेंट या टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। ये अशोक गुलाटी जी और आयुषी गुप्ता ने लिखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को आज की डेट में क्या नीड है और उसको इमर्ज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। दूसरे जो सेकंड और थर्ड आर्टिकल है, द सेकंड आर्टिकल रिलेट्स टू फिगर्स ऑफ होप। यहाँ पे ये जो नया डाटा रिलीज हुआ है पॉवर्टी से रिलेटेड, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर निकल आए हैं। इस पे एक पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल आता है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक रूलिंग जो केरला के हाईकोर्ट ने दिया है उससे रिलेटेड। तो ये तीनों आर्टिकल्स का हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दे एमिंग टू बेसिकली टेल अस और डिस्कस अस। तो यहाँ पे पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टिलिंगनेस सेक्टर। तो ये अशोक गुलाटी जी, आपको याद होगा कि हमने पहले भी इनका आर्टिकल डिस्कस किया है। इनके आर्टिकल में हमने बेसिकली आशुक गुलाटी जी जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये मेनली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो है चीज़ें लिखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे एग्रीकल्चर सेक्टर का एनालिसिस से रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं। बट आज इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो टेक्सटाइल सेक्टर के इमरजेंस से रिलेटेड लिखा है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर के इमरजेंस के लिए कुछ कहा करे। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या डिस्कस करिए, स्टार्टिंग कैसे करिए। जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि टेक्सटाइल सेक्टर की आज की डेट में हमारे इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली चीज़ उन्होंने ये बताया कि इंडिया टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर जो है इसमें एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन रखता है। बहुत बड़ा काम हमारा इसमें ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चलता है। इस सेक्टर में अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 45 मिलियन लोग हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। करीब-करीब साढ़े 4 करोड़ लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और ये ओवरऑल जीडीपी को 2.3% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी, इतना लार्ज प्रोडक्शन होने के बाद भी हमारा जो ग्लोबल ट्रेड में शेयर है वो बहुत कम है। इट इज़ एट 4.2% इटसेल्फ। और टोटल जो वर्ल्ड में टेक्सटाइल की फील्ड में $897 बिलियन का जो ट्रेड चलता है उसमें इंडिया मेयरली $37.8 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। सो कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारा जो चीप लेबर अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमारा जितना प्रोडक्शन और ग्लोबल ट्रेड में जितना शेयर होना चाहिए उतना शेयर हमारे कंट्री का है नहीं। इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड में अगर हम बात करें कि अपैरल सेगमेंट को, अगर हम स्पेसिफिकली अपैरल सेगमेंट की बात करें कि जो मैन मेड रेडीमेड प्रोडक्ट्स हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उसका तो शेयर और भी कम है। जैसे वर्ल्ड वाइड अगर $529 बिलियन का ट्रेड होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये रेडीमेड टेलर मेड कपड़ों का, अपैरल का, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ $15.7 बिलियन है, विच इज़ जस्ट 3% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो इतने मॉडेस्ट नंबर होने के बाद भी, इतना कम प्रोडक्शन होने के बाद भी इंडिया इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ये जो शेयर है, ये शेयर बहुत टाइम से स्टैग्नेंट बना हुआ है। ये जो ग्लोबल ट्रेड में ग्लोबल मेनली जो बिज़नेस होता है टेक्सटाइल और अपैरल में, उसमें हमारा शेयर जो है ज़्यादा बड़ी, मतलब ये बड़ी की बात तो है कि शेयर बहुत कम है, लेकिन उससे भी बड़ी की बात ये है कि पिछले 20 सालों से, 2 डिकेड से, जब से इंडिया इमर्ज भी हो रहा है, इंडिया अच्छा खासा मेक इन इंडिया को और खासा प्रमोट भी कर रहा है, उसके बावजूद ये जो शेयर है, ये शेयर हमारा कॉन्स्टेंटली मेंटेन बना हुआ है। तो ये मॉडेस्ट नंबर होने के बाद भी इंडिया ने अपने एक टारगेट रखा है कि हम अपने टेक्सटाइल और अपैरल के प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन या नंबर है, उसको और इंक्रीज़ करने के लिए काम करेंगे। हमने टारगेट बनाया है कि बाय 2030 हम $40 बिलियन का अपैरल्स का एक्सपोर्ट करेंगे बाय दिस ईयर। तो पिछले कुछ सालों में, मतलब ये हमने टारगेट रखा तो है 2030 का, लेकिन हमारे पिछले कुछ सालों की जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट रही है, मतलब ये हर सेक्टर हर साल किस रेट से ग्रो हो रहा है, अगर हम उसके एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये -2% पे चल रहा है। और अगर हमको ये वाकई में टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट पूरा $40 बिलियन तो छोड़िए, अगर हमको $30 बिलियन का भी टारगेट 2030 तक टच करना है, तो हमारी नीड है कि हम हर साल 8.5% के रेट से एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अचीव करें, तभी हम $31 बिलियन के टारगेट को अचीव कर पाएँगे 2030 तक। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर 40 बिलियन टारगेट को अचीव करना है, $40 बिलियन के टारगेट को एक्सपोर्ट्स के, तो इस केस में हमको यहाँ पे एटलीस्ट 12 टू 14% के ग्रोथ रेट से तो ग्रो होना ही पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को अचीव कर पाएँगे। लेकिन रिसर्च अशोक गुलाटी जी और आयुषी
गुप्ता जी जिस रिसर्च के बेसिस पे अपनी बात रख रहे हैं और जो डाटा के बेस पे अपनी बात रख रहे हैं, वो ये बात क्लियरली बोलती है कि ये टारगेट अचीव करना बड़ा ही हार्ड है। कंसीडरिंग द फैक्ट कि हम किसी भी ऐसा कोई भी साइन शो नहीं कर रहे, जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले 20 साल में या आने वाले 10 साल में या इवन 5 साल में हम इस टारगेट का एक प्रोपोर्शन भी अचीव कर पाएँगे। तो इसमें सबसे बड़ी खामी कहाँ पे आ रही है? इस खामी को डिस्कस करते हैं। जैसे इनकी जो रिसर्च है, वो रिसर्च ये बोलती है कि इंडिया की सबसे बड़ी गैप है, जो सबसे बड़ा जो लैक है, वो लैक है स्केल का। हम बहुत छोटे-छोटे लेवल पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत ही फैल के काम करते हैं। हम कहीं पे भी एक कंसंट्रेटेड जगह पे कंसंट्रेट होके, एक लिमिटेड स्पेस के अंदर कंसंट्रेट होके बड़े लेवल की फैक्ट्रीज़ नहीं बनाते। हमने पूरी इंडिया में छोटी-छोटी लेवल की मल्टीपल एरियाज़ में मल्टीपल फैक्ट्रीज़ बना के रखी है, जो छोटे-छोटे लोगों को जो जो छोटे लेवल का प्रोडक्शन करते हैं और ये जो छोटे लेवल का प्रोडक्शन करते हैं, इनके साथ 2 इश्यू है। एक तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं रख पाते, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत हाई रखता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने के साथ-साथ यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को एडिक्वेटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत थोड़ा-थोड़ा अमाउंट बहुत बड़े ट्रक्स में जाता है, तो उसमें टैरिफ या टैक्स तो उतना ही लगता है, लेकिन उनको पूरा-पूरा पेमेंट तो उतना ही करना पड़ता है, लेकिन मटेरियल उतना नहीं जाता जितना वो कॉस्ट को रिकवर करने में हेल्प कर पाए और प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर पाए। तो ये 2 बड़े मेजर इश्यू हैं, जिसके कारण हम जो हैं बहुत बड़े लेवल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स इसमें एक थर्ड रीज़न भी है कि ये जो छोटे-छोटे लेवल पे स्मॉल ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स काम करते हैं, ये स्मॉल ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स जो हैं, ये कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर पाते। ये बेसिकली सबसे बड़ी बात जो बोलना चाहिए, इनमें इनको एक्सपोर्ट का बहुत आइडिया नहीं है। ये अपने लेवल पे अपने लोकल एरियाज़ में ही छोटा-छोटा प्रोडक्शन करके लोकल के 2-4 मार्केट को सर्व करते हैं और उसी पे डिपेंडेंट बने रहने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट हैव एन आइडिया और एक्सपीरियंस ऑन हाउ कि दे कैन गेट ग्लोबल एंड हाउ दे कैन इंक्रीज़ देयर एक्सपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये चीज़ जो हमने अचीव करने में हम फेल हुए हैं, यही चीज़ अचीव करके हम बेसिकली हमारा जो 80% अपैरल की यूनिट्स हैं हमारे इंडिया में, ये एमएसएमई यूनिट है। एमएसएमई यूनिट मतलब बहुत छोटे लेवल का प्रोडक्शन है, बहुत छोटे लेवल के इन्वेस्टमेंट पे ये काम करती हैं और बहुत छोटे लेवल का इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन होने के कारण या टर्नओवर होने के कारण ये ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर पाती और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय ना कर पाने के कारण ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाती। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ली है, यहाँ पे मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग में 100 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन सिंस मैं प्रोडक्शन 20 लोगों का ही करता हूँ, तो मैं रेंट तो पूरे 100 बिल्डिंग का देता हूँ। पूरी ये जो 100 लोगों की हाउस करने की कैपेसिटी वाली जो बिल्डिंग है, ये रेंट तो पूरा उसका देता हूँ। लेकिन मैं यूज़ सिर्फ़ 20 लोगों को करता हूँ। 80 लोग जो हैं मैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉय ही नहीं कर पाता क्योंकि मैं ये ही नहीं जानता कि बड़े प्रोडक्शन को कैसे और बढ़ाऊँ और कैसे बेचूँ और एक्सपोर्ट कैसे करूँ और उसका मार्केट कैसे एक्सपांड करूँ। तो उससे उसमें हो क्या रहा है, मैं ज़मीन का पैसा तो पूरा दे रहा हूँ, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हाई बनी हुई है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अगर इसी ज़मीन पे जिसका रेंट मैं मान लीजिए 80,000 देता हूँ, अगर ये 80,000 के रेंट की जगह पे मैं अगर 20 लोगों की जगह 100 लोगों को काम कराने लगूँ, तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मुझे अलग से तो कोई ज़मीन लेनी नहीं पड़ी ये 80 लोगों का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कराने के लिए। तो इससे मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो बनी रहेगी और मैं जो है चीप लेवल पे या चीप कम प्राइस पे लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड सेल कर पाऊँगा और उससे मेरे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आई होप मुझे आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किसी फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का बड़ा होने का क्या पर्पस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे लिमिटेड स्केल पे या लिमिटेड एरिया में या लिमिटेड मशीन्स पे रखने से उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, मार्जिन्स बढ़ते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरती है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ 80% अपैरल यूनिट्स एमएसएमईज़ होने के कारण हम इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये हाई बनी रहती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई बड़े होने के कारण हम अपने प्राइसेस को लो नहीं कर पाते और उस केस में ये प्राइसेस लो ना कर पाने के कारण हम कंट्रीज जैसे कि चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार तो चलो फिर भी नहीं है, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से compete नहीं कर पाती। ये कंट्रीज जो टेक्सटाइल के मामले में आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग के हब बने हुए हैं, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज ने सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाया था कि इन्होंने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ को पनपने में हेल्प करी थी, जिससे वहाँ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरी थी। वहाँ पे जो है प्रोडक्शन बढ़ा था, वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जैसे उन्होंने
एक ही जगह पे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ को कंसंट्रेट कर दिया था। इससे रॉ मटेरियल भी पहुँचाने में आसानी होती थी। पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ही जगह रॉ मटेरियल लेके आता था। चारों फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल एक ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मिल जाता था और उससे उनको बेनिफिट होता था। उनको अलग-अलग ट्रक्स अपने लिए हायर नहीं करने पड़ते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एक ही जगह पे कंसंट्रेट करने से बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि आपको कॉमन सर्विसेज़ मिलने लगती है। अलग-अलग सेक्टर की जो आपको एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स अलग-अलग जो आपको सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको लोगों को अलग-अलग एजेंसीज़ को अलग-अलग हायर नहीं करना पड़ता। एक ही एजेंसी से आपको 3 से 4 फैक्ट्रीज़ का काम हो जाता है, 5 से 10 फैक्ट्रीज़ का भी काम हो जाता है। तो ये जो लार्ज स्केल है, ये लार्ज स्केल बड़े-बड़े ग्लोबल बायर्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े अमाउंट में बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं, ये उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनको अट्रैक्ट करने के साथ-साथ ये हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं। जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड भी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ मास फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एक वर्कर जो है उसको एक स्विंग मशीन चलाने के लिए सिर्फ 60 दिन या 2 महीने में ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन द पॉइंट इज़ ये करने के लिए पहले आपको अपनी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ को बड़े स्केल का बनाना होगा। जैसे इसके लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल का कोट किया है कि ये एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा किसने किया था और उसको क्या उसका रिज़ल्ट मिला। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जो ऑथर हैं, ये कंपनी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसका नाम है शाही एक्सपोर्ट। शाही एक्सपोर्ट जो है ये 1974 में एक पर्सन सरला आहूजा जी ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसमें उन्होंने एक स्टिचिंग यूनिट डाली थी छोटी-सी 15 वुमेन की टीम बना के, जो सिर्फ़ 200 कपड़े दिन का बनाती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को एक्सपांड करना शुरू करा। आज की डेट में वो एक्सपांड हो के बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ जो उन्होंने बनाई, उससे वो 8 स्टेट में जो है एक्सपांड हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को जो है वो एम्प्लॉय करते हैं और इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड है। तो शाही एक्सपोर्ट जो है ये इन्होंने बेसिकली एक ही चीज़ थी जिसके बेस पे अपने आप को इतना बड़ा बनाया, दैट इज़ द इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था स्केल की, कि एक फिक्स्ड यूनिट में, एक फिक्स्ड ज़मीन में आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रख सकते हो और रखते हो और उनके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हो मशीन्स का यूज़ करके, लोगों का यूज़ करके, चीप लेबर का यूज़ करके, ये कहलाता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो शाही एक्सपोर्ट ने यही अचीवमेंट करी थी, हासिल करी थी और उसी के बेस पे उसने अपने आप को 50 साल में बिल्ड करा। लेकिन ये शाही एक्सपोर्ट जैसी 2 कंपनियाँ अकेले इंडिया को गारमेंट या टेक्सटाइल या फिर जिसको आप बोल दीजिए अपैरेल के एक्सपोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते। वी नीड एट लीस्ट 20 टू 50 शाही एक्सपोर्ट लाइक कंपनी जो आगे चल के आने वाले 10 साल में खड़ी हो। जैसे शाही एक्सपोर्ट को बनने में तो 50 साल लगे, लेकिन हमको शाही एक्सपोर्ट जैसी ऐसी 10 से 20 कंपनी चाहिए, जो हमको अगले 10 साल में खड़ी करनी है। जब आप 10 साल में ऐसी कंपनीज़ खड़ी करोगे तभी अशोक गुलाटी जी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि तभी आप ये इमेजिन कर सकते हो या ये ड्रीम कर सकते हो कि आप $40 बिलियन बाय 2030 और बाय 2035 आप अचीव कर पाओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी फैक्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एमएसएमई में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, उनको एक्सपांड करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई ऑलरेडी एमएसएमई काम कर रही है जो दिन का 1000 कपड़े बनाती है, ऐसी कंपनीज़ को आप आइडेंटिफ़ाई करिए और आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उनको नए प्लांट, नए मशीन लगाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करिए। जैसे नए प्लांट, नई मशीन लगाने के लिए ₹100 का खर्चा आता है। तो आप इन कंपनीज़ को इंसेंटिव दीजिए कि हम 25 टू 50 रुपीज़ हम आपको देंगे। आप अपनी तरफ से कुछ 25 टू 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करके अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश करिए, जिससे आप जो है अपना प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है वो अचीव कर पाएँगे और इससे कंट्री की या आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे और कंट्री का जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है, वो भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ में हम चाहें तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे 5 टू 7 इयर्स का टैक्स हॉलिडे भी दे सकती है, ताकि जो टैक्स पेमेंट बचेगा उससे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने आप को एक्सपांड कर पाएँ। इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत हाई है। मतलब टोटल प्रोडक्शन का 9% जो है, ये सिर्फ़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एज़ कम्पेयर्ड टू 3% इन चाइना एंड 4.5% इन वियतनाम। इसके अलावा कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे इंडिया को काम करना पड़ेगा। पहली चीज़ है इंडिया की लेबर लॉज़। इंडिया में लेबर लॉज़ की बहुत लंबी लिस्ट है, जिसके कारण एमएसएमईज़ अपने आप को एक्सपांड करने से बचती हैं क्योंकि उनको ये पता है कि जितना ज़्यादा वो अपने आप को एक्सपांड करेंगी, उतने ही ज़्यादा उनको सेंट्रल लेबर लॉज़ जो है वो फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो इंडिया के 52 सेंट्रल लेबर लॉज़ है, इनके नंबर्स हमको कम करने पड़ेंगे और जो बचते भी हैं लॉज़, उनमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब
वहाँ पे लॉज़ में थोड़ा-सा वो मैन्यूवर कर पाएँ, फैक्ट्रीज़ जो हैं थोड़ा-सा उनको एकदम हार्ड एंड फास्ट उनके ऊपर कोई चार्ज या पेनल्टी ना ही लगाई जाए, थोड़ी-सी कोई मिस्टेक या लैप्स हो जाए उनसे, तो इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया यहाँ पे ये है कि आप जो मल्टीपल स्कीम्स हमने निकाली है, उन स्कीम्स को आप यूज़ करिए। जैसे मनरेगा के अंदर आप जो फंड करते हैं, उस मनरेगा को फंड को अब आप सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही फंड मत करिए। आप लेबर की कॉस्ट को सब्सिडाइज़ करने के लिए भी यूज़ करिए। अगर कोई गारमेंट की यूनिट अनस्किल्ड लेबर को फैक्ट्री में यूज़ करता है, तो आप वहाँ पे फैक्ट्रीज़ को वो मनरेगा फंड से मनी देके उन लेबर की पेमेंट करने में हेल्प करिए। इससे फैक्ट्रीज़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा, लेबर की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगी, साल भर की एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, साल भर नहीं तो कम से कम 6 से 8 महीने तो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगी और हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो भी वहाँ पे चीप होने लगेंगे। तो इस केस में ये चीज़ हमको वहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी कुछ स्कीम्स भी हैं, जैसे समर्थ स्कीम है। ये समर्थ स्कीम का मेन एम है कि ये डिमांड लिंक्ड स्किलिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। मतलब इंडस्ट्री में अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की स्किल की डिमांड है, तो समर्थ स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन स्किल में ट्रेन करने की कोशिश करती है, ताकि लोग वहाँ पे एम्प्लॉयबल बने। तो टेक्सटाइल सेक्टर में जिन स्किल्स की नीड है, अगर गवर्नमेंट समर्थ स्कीम के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे सपोर्ट या स्किल प्रोवाइड करके एम्प्लॉयबल बनाती है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी या प्रोडक्शन जो है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा एक स्कीम है गवर्नमेंट की, पीएम मित्रा पार्क। इस स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री 7 से 8 टेक्सटाइल पार्क बना रही है, जहाँ पे क्लस्टर्स बनाए जाएँगे, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ जो हैं लोग इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट करके बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाएँगी और मास में प्रोडक्शन करेगी, ताकि वहाँ से एक्सपोर्ट हो पाए। तो इनका कहना है कि 7 में से 7 जो पीएम मित्र डिसाइड किए गए हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 पीएम मित्रा पार्क वो जो जो गारमेंट पे फ़ोकस्ड हो, ना कि अपैरल पे, वो यूपी और मध्य प्रदेश में लगाया जाना चाहिए, जहाँ पे लेबर की कॉस्ट बाकी स्टेट्स के कंपैरिज़न में कम है और यहाँ से वर्कर्स का माइग्रेशन भी साउथ के स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे माइग्रेशन भी जो है वो कम होगा और लोगों को अपनी ही जगह पे एम्प्लॉयमेंट होगा। प्लस इन स्टेट्स जिन स्टेट्स का यहाँ पे बैकवर्डनेस ज़्यादा बना हुआ है, इन स्टेट्स का अपलिफ्टमेंट भी ज़्यादा अच्छे से होगा। अंडर डेवलप्ड रीजन्स जो हैं, ये यहाँ पे बूस्ट होंगे। लास्टली गुलाटी जी का कहना है कि गारमेंट सेक्टर को अभी सबसे ज़्यादा नीड है एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव की। जैसे गवर्नमेंट की ऑलरेडी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की, जिसमें फैक्ट्रीज और फर्म्स जितना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, उनको उनके हिसाब से उस प्रपोर्शन में एक इंसेंटिव या सब्सिडी दी जाती है। गुलाटी जी का कहना है कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड की जगह एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव दीजिए, कि कोई फर्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, उसको वहाँ पे उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट या जो है सब्सिडी दी जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए ही प्रोडक्शन करे। तो ये चीज़ इंडिया का प्रोडक्शन भी बढ़ाएगी और प्रोडक्शन के साथ-साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी। सो द लास्ट पॉइंट व्हिच ही इज़ ट्राइंग टू मेक इट, इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ये है कि बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्री को है, अभी गवर्नमेंट की एक बहुत ही फोकस्ड पॉलिसी अटेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इंडिया की नीड है कि हमको मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई रेट पे इंक्रीज़ हो रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, स्पेशली यंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ इंडिया का मेक इन इंडिया भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके इम्प्रूव नहीं होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अचीव करना है और अगर हमको 10 शाही एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनी खड़ी करना है, तो इस केस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये स्केल का अचीवमेंट करने में हेल्प करें। सो दिस वाज़ द फर्स्ट आर्टिकल, देन द सेकंड आर्टिकल कम्स इज़ फिगर्स ऑफ होप। जैसे अभी रिसेंटली अभी टाइम टाइम पे हमारे यहाँ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी पे डिस्कशन चलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इसको ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट बोलते हैं। ये ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेटस में है और उसकी एक नीड है कि हम अपने आप को डेवलप करने पे काम करें। तो अब ये जो ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट है, इसमें वैसे तो कई कंट्रोवर्सी चलती हैं, कई इश्यूज़ चलते हैं, कई डिबेट चलते हैं कि क्या हम सही तरीके से पॉवर्टी को मेज़र कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर डाटा ही एब्सेंट हो, तो उस केस में हमारे पास हमको ये भी पता नहीं चलता कि हम डिबेट भी किस पे करें। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर हैज़ बीन एन एब्सेंस ऑफ डाटा रिलेटेड टू पॉवर्टी इन इंडिया। गवर्नमेंट ने 2017-18 से जो है कंज़म्पशन के एक्सपेंडिचर नहीं निकाले थे कि लोग अपने कंज़म्पशन के लिए जो डेली बेसिक नीड की जो कंज़म्पशन होता है उसके लिए कितना स्पेंड कर रहे हैं। लोग अपनी बेसिक नीड के लिए कितना स्पेंड करते हैं, उससे हमको ये पता चलता है कि कितने लोग हैं जो बेयर मिनिमम सर्वाइवल पे जी रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने एडिक्वेट या सस्टेनेंस के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी खर्च नहीं कर पा रहे हैं,
कितना खर्च वो कर रहे हैं और क्या जितना प्रेज़ेंट टाइम में इन्फ्लेशन या एक्सपेंडिचर की जो नीड होती है, उतना पैसा वो स्पेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमको एक अंदाज़ा देता है कि लोगों की इनकम के स्टेटस या लोगों की पॉवर्टी का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे कई डाटा निकलते हैं, जैसे कंज़म्पशन हाउसहोल्ड कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर डाटा निकलता है, देन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकलता है, सीएमआई नाम की एक एजेंसी है, वो भी अपना डाटा निकालती है। तो ये डाटा बहुत टाइम से मिसिंग था, लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाउसहोल्ड कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर के सर्वे करे थे 2022-23 और 23-24 में। तो ये सर्वे जो है अब उन्होंने फाइनली रिलीज़ करे हैं और ये सर्वे ये बताते हैं कि यस, इंडिया में पॉवर्टी में बहुत डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। लेकिन हम उसके बारे में बात करें, उसके पहले हम एक बड़ी मेजर न्यूज़ की बात करते हैं, जो अभी स्पेस रिसेंटली 2 दिन पहले ही न्यूज़ में थी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला है कि हम उन्होंने पहले तो अपनी पॉवर्टी लाइन बढ़ा दी है। उनका ये कहना है कि अगर पर डे कोई पर्सन $3 से पहले $2.5 था, $2.15 था। अब उन्होंने उसको रिवाइज़ करके $3 कर दिया है और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर कोई पर्सन $3 पर डे से नीचे पे ज़िंदगी जी रहा है अपनी, उसके पास $3 पर डे भी नहीं है अपने लिए, तो उस केस में वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है। और उसी के लिए उन्होंने एक नॉर्मल पॉवर्टी लाइन भी दी है, एक लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, कि जो नॉर्मल पॉवर्टी होती है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से जो थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वो भी गरीबी मानते हैं, जिसको हम लोअर मिडिल इनकम फैमिली नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पर्सन पर डे का 4.2 डॉलर पर डे से नीचे पे जी रहा है, तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। मतलब अगर $3 पर डे से नीचे में अगर आप जी रहे हैं, तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं। और अगर आप $4.2 पर डे से नीचे पे जी रहे हैं, तो आप लोअर मिडिल इनकम फैमिली में रह रहे हैं या पॉवर्टी में जी रहे हैं, $3 से ऊपर होने के बाद भी। तो अब इन्होंने ये जो नंबर रेज़ कर दिया है कि इससे पहले ये $2.15 था, बढ़ा के $3 कर दिया, और नॉर्मल पॉवर्टी के लिए $3.65 था, उसको बढ़ा के $4.2 कर दिया। तो अब इसको नंबर बढ़ाने के बाद भी वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इंडिया में $3 पर डे के हिसाब से अगर हम देखें, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी अब ना के बराबर हो गई है। इट हैज़ रीच्ड टू जस्ट 5.3%। 2011-12 में इंडिया में इस नंबर के हिसाब से पॉवर्टी 27.1% थी, लेकिन 22-23 में ये गिर के 5.3% आ गई है, विच इज़ अ वेरी ड्रास्टिक ड्रॉप। बहुत नीचे ये ड्रॉप हो गई है पॉवर्टी हमारी कंट्री में, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। इनको अगर हमको एब्सोल्यूट नंबर में देखना हो परसेंटेज की जगह, तो इंडिया में जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, ये 344 मिलियन से गिर के अब 75 मिलियन पे आ गए। 344 मिलियन मतलब 34 करोड़, 75 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ अराउंड अराउंड। तो 34 करोड़ से अराउंड अराउंड 7.5 करोड़ के हमारी जो है पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ गई है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। सिमिलरली अगर हम नॉर्मल पॉवर्टी की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारे यहाँ 2011-12 में 57.7% लोग पॉवर्टी में रह रहे थे, जो गिर के 23.9% पे आ गए हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यही डाटा नीति आयोग का स्टैटिस्टिक भी बोलता है। जैसे नीति आयोग ने भी अपना एक डाटा निकाला था 2021 में, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ऐसे लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं, उनमें बहुत डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। ये 2005-6 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब ये सिर्फ इनकम को नहीं देखती, ये भी देखती है कि आपके पास जो बेसिक मीन्स ऑफ लिविंग है, जैसे एक एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की आपकी नीड है, देन हाउसिंग आपके पास है, देन उसके बाद हाउसिंग के बाद आपके पास कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन फैसिलिटी है। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है आपकी पॉवर्टी नापती है। तो वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ इनकम के बेसिस पे नापता है। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ये भी बोलता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल आए हैं। जैसे नीति आयोग क्या बोलता है कि 2005-6 में हमारे यहाँ 55% पॉपुलेशन थी, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहती थी। 2019-20 में गिर के ये 14.59% आ गई है, विच इज़ अ वेरी, वेरी गुड ड्रॉप। तो ये पॉवर्टी एस्टीमेट के साथ-साथ ये पॉवर्टी एस्टीमेट ये बताते हैं कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। इसके हिसाब से इस वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारे यहाँ इनकम इनइक्वालिटी भी जो है वो उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जैसे 2 इंडेक्स हैं, जिनी इंडेक्स और थिल इंडेक्स। ये दोनों ही इंडेक्स ये बोलते हैं, ये दोनों इंडेक्स में फॉल हमको देखने के लिए मिला है। ये इंडेक्सेस में फॉल का मतलब होता है कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी जो है वो उतनी नहीं है, जितनी इनइक्वालिटी पहले हुआ करती थी। इनइक्वालिटी काफ़ी कम हो गई है, जो लोगों के बीच में हमको देखने के लिए मिलती है। सो द अल्टीमेट पॉइंट इज कि इंडिया एक सही डायरेक्शन में जा रहा है व्हेन इट कम्स टू पॉवर्टी मैनेजमेंट,
और इस चीज़ को हमको कंटिन्यू रखना चाहिए अगर हमको विकसित भारत में कन्वर्ट होना है बाय द ईयर 2047। इसके बाद आते हैं हम हमारे तीसरे आर्टिकल पे, दैट इज़ अ प्लेस इन द फैमिली। ये आर्टिकल बेस्ड है केरला हाई कोर्ट की एक रीसेंट रूलिंग के ऊपर। केरला हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक रूलिंग दी है। यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे बेसिकली ट्रांसजेंडर कपल है, दिस इज़ अ ट्रांसजेंडर कपल। यहाँ पे ट्रांसजेंडर कपल में ये दिस पर्सन इज़ ज़हर एंड दिस इज़ ज़िया। ज़हर जो है ये ट्रांस मैन है और ज़िया जो है ये ट्रांस वुमन है। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को बर्थ दिया। यहाँ पे यू कैन सी कि सहज जो है ये प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पे ज़ैद ने एक बर्थ दिया एक चाइल्ड को। यहाँ पे इन इन कपल ने एक बर्थ दिया, ट्रांस कपल ने एक चाइल्ड को बर्थ दिया। फिर इन्होंने लोकल म्युनिसिपैलिटी में एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जब अप्लाई किया, तो बर्थ सर्टिफिकेट में ज़हद को जो है ये मदर बोला गया या मदर की तरह मेंशन किया गया इनका नाम, और ज़िया जो है इनको फादर की तरह मेंशन किया गया। अब यहाँ पे एक इश्यू था, जैसे ज़हद जो है ये अपने आप को ट्रांस मैन की तरह रिकॉग्नाइज़ करते हैं और ये अपने आप को एक मदर या फीमेल जेंडर की तरह नहीं देखते। दैट इज़ व्हाई ही इज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन ना, इनको ट्रांसजेंडर पर्सन बोला इसलिए जाता है। तो उस केस में यहाँ पे ये जो है ज़ैद, इनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि ही इज़ बीइंग मेंशन्ड एज़ मदर बिकॉज़ ही डू नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज़ अ फीमेल, एंड ज़िया वाज़ आल्सो अफेक्टेड कि वो अपने आप को उनको जो है फादर की तरह आइडेंटिफाई किया गया है वेयर शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज़ अ वुमन। तो उस केस में यहाँ पे जब इन्होंने यहाँ पे केरला के हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि वी डू नॉट वांट अ डेजिग्नेशन ऑफ फादर और मदर इन फ्रंट ऑफ आवर नेम। हम चाहते हैं कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे बच्चे का, उस बर्थ सर्टिफिकेट में हमको दोनों को पेरेंट्स की तरह मेंशन किया जाए। हमको ये फादर मदर वाली टर्म्स नहीं चाहिए। तो उस केस में केरला हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया है और म्युनिसिपैलिटी को ये डायरेक्ट किया कि आप बर्थ सर्टिफिकेट में जो है आप अलग से एक कॉलम बनाइए जहाँ पे पेरेंट्स की तरह अगर कोई अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहता हो, नॉट फादर और मदर, तो उस केस में उसके पास वो ऑप्शन यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये एक बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल केस है और आने वाले टाइम में भी ऐसे केसेस होंगे क्योंकि पीपल जब जैसे-जैसे अवेयर हो रहे हैं, उनका जो एक आइडेंटिटी है, जेंडर आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, वो जैसे-जैसे अपनी जेंडर आइडेंटिटी के लिए जो अवेयर होते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में देयर देयर विल बी टाइप्स ऑफ मैरेजेस जो हमारी कन्वेंशनल मैरेज की डेफिनेशन में फिट नहीं होती। जैसे हमारी जो कन्वेंशनल मैरिज की डेफिनेशन है, जिसमें एक मेल हमेशा बस फीमेल से ही मैरिज हो सकता है और एक मेल और फीमेल मैरिज होके ही फैमिली बना सकते हैं। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आने वाले टाइम में फैमिली की डेफिनेशन बहुत चेंज होने वाली है और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज़ करी है। जैसे ये जो नए टाइप की फैमिलीज़ आने वाली है, ये जो अलग-अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं अदर देन जो स्ट्रेट पीपल होते हैं, जिनको हम एलजीबीटीआईक्यू नाम से जानते हैं, ये ये कम्युनिटी आने वाले टाइम में इमर्ज होने वाली है और इमर्ज हो रही है। दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इनको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्निशन भी दी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये रिकॉग्निशन दी है कि ये सेम सेक्स या जेंडर आइडेंटिटी वाले जो लोग होते हैं, अलग जेंडर आइडेंटिटी वाले लोग, ये अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, ये साथ में रह सकते हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली 2014 का एक नालसा का केस था। नालसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के राइट्स होते हैं अपने खुद के, उसको रिकॉग्नाइज़ किया था। 2018 का नवतेज जौहर नाम का एक केस था, उसमें भी उन्होंने सेम सेक्स रिलेशन को डीक्रिमिनलाइज़ किया था। तो ये केस के होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इनको रिकॉग्निशन देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इनकी किसी मैरिटल रिलेशनशिप के राइट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो उस केस में यहाँ पे बड़ा ही एक एक टफ सा डिफ़िकल्ट सा सिचुएशन हो जाता है कोर्ट के सामने, जब उनको ये डिसाइड करना हो या रिकॉग्नाइज़ करना हो कि जो बच्चा होने वाला है, उस बच्चे को क्या रिकॉग्निशन दी जाए। ये जो पेरेंट्स होते हैं उनके उनमें फादर किसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, मदर किसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो उस केस में यहाँ पे हम चीज़ को अब इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा कि आगे चल के जैसे ये आर्टिकल ये बोलता है कि केरला हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन है जहाँ पे उन्होंने उनको लीगली पेरेंट की तरह रिकॉग्नाइज़ किया है, इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे चल के वो अपने जो भी फॉर्म भरे वगैरह फॉर्मेलिटीज़ कहीं भी भरेगा, तो वो क्लियरली लिख सकता है कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से रिलेटेड भी ऐसे कुछ नॉर्म्स या अरेंजमेंट्स हमको करने पड़ेंगे, ताकि ये वाले लोग भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करें। क्योंकि इनको रिकॉग्निशन, इनकी मैरिज को रिकॉग्निशन, इनके रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज़ करना, बट इनके मैरिटल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज़ ना करना, ये फैमिलीज़ को एक बड़ा ही नेगेटिव सा इम्पैक्ट देता है। ये आने वाले टाइम में उनको बड़ा ही इश्यू या
डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कि वो आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को नॉर्मली कैसे जिएंगे। अदर देन दैट एक रिमाइंडर कि कल 10 जून से हमारा जीएस का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8962291192। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।